हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो आपकी डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड आपकी डिक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों कर रही थी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स हर बार बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही थी क्योंकि डिस्टेंस सेंटर का, न्यूक्लियस के सेंटर का आउटर मोस्ट शेल से बढ़ रहा था। लेकिन डिक्रीज इसलिए कर रही थी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिक्रीज हो रहा था स्टूडेंट्स? क्योंकि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कमरे में 3 बच्चे रहते हैं, 4 हो गए, भीड़ बढ़ती जा रही है तो स्पेस रहने के लिए कम होता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज हो रही हैं? आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि आपके मींस आपके पहले एक कमरे में 2 बच्चे रह रहे थे, अब वो दोनों बच्चे अलग अलग कमरे में रह रहे हैं तो स्पेस ज्यादा हो गया। स्पेस ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स, सपोज मैं अलोंग द पीरियड जाती हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 ये कन्फिग्रेशन है। अब मैं अगर इसकी कन्फिग्रेशन वैसे लिखूँ 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3 and that is 1s2, 2s2, 2p4। फिर आपका 1s2, 2s2, 2p7, 1s2, 2s2, 2p6। दैट इज योर कन्फिग्रेशन। क्लियर? तो देखो ना, p शेल सब में है लेकिन p शेल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज घट रहा है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एक हमारा केटायन होता है, एक हमारा होता है एनायन। केटायन मैंने आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो हमारा क्या बनता है, केटायन, और जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एनायन बनता है। क्लियर? सपोज मैंने सोडियम लिया, सोडियम 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 11। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10, देन इट्स कन्फिग्रेशन इज 28। तो जो साइज केटायन का है वो साइज एटम से छोटा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द corresponding atom. Why? Because it will lose 1 electron, number of shells will decrease and the size will decrease. लेकिन एनायन के केस में सपोज हमने क्लोरीन लिया 17, एटॉमिक नंबर 287 और क्लोरीन नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन 288। क्लियर? अब इसके केस में जो साइज है एनायन का दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एटम। क्यों? क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और आपका स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरफ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ना, देखिए इसके केस में तो क्या है स्टूडेंट्स, सोडियम 2 पॉजिटिव है ना, ये न्यूक्लियस के पास है। आप ये भी रीजन कह सकते हो कि सोडियम पॉजिटिव का अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8। और इसके केस में अगर मैं देखूं 2, 8, 8, तो साइज जो है न्यूक्लियस से दूर हो गया, साइज बढ़ गया। बढ़ कैसे गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मतलब कहने का ये है कि जो आपका डिस्टेंस है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग एटम से इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज क्या होगा, बड़ा रहेगा एनायन का। क्लियर? अब उसके बाद आता है, या कह लो कि पेरेंट एटम से बड़ा रहेगा और उसका पेरेंट एटम से छोटा रहेगा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है।
आयोनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयन बनाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन। कैसे? सपोज आपका सोडियम ही है 11281, ठीक है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि हम उसको क्या बना सके, आयन बना सके, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक तो होती है आपकी सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है आपकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सपोज वेरी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का केस। एल्यूमिनियम में आपको पता 13 है 283, मैंने एल्यूमिनियम पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगी दैट विल बी एल्यूमिनियम पॉजिटिव। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 282। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा L2 पॉजिटिव, L2 पॉजिटिव, और कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 281। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया L2 2 पॉजिटिव से, क्या बन गया Al3 पॉजिटिव एंड 28, बस इतने ही होंगे। अब देखिए इसके केस में अगर मैं कन्फिग्रेशन वैसे लिखूं तो क्या बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 2s2। इसके केस में 6 8 10 12 और 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 3s2 एंड 3p। इसके केस में आपका क्या बनेगा 3s2, इसके केस में आपका 1s2 2s2 2p6। अब देखिए स्टूडेंट्स इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, लास्ट वाले केस में चाहिए, मतलब Al3 पॉजिटिव की एनर्जी ज्यादा होगी Al2 पॉजिटिव से, Al2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी Al पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखिए Al से Al पॉजिटिव बनाना है, इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर है, तो इजी है इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्लियर। और वैसे भी पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं, और यहाँ पर कितने हैं 1 है। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब देखिए ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आ गया, न्यूक्लियस से इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा है, साथ में S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो S में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब हमने 3s कंप्लीट निकाल देना है, जब हमने 3s को कंप्लीटली निकाल देना है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 1 मिनट, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये 6s2 3s1, क्लियर। यहाँ पर हमारा क्या है, हमने सिर्फ एक निकालना है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है एक निकालना, इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, वो हाफ फील्ड है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ये न्यूक्लियस के और ज्यादा पास आ गया। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के केस में 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है तो कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3s2, S न्यूक्लियस के पास आ गया और फुली फिल्ड है, तो थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या रह गया 3s1। अब 3s1 है, हाफ फील्ड है और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ गया, तो इसका न्यूक्लियस के भी पास है और हाफ फील्ड भी है, तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सक्सेसिव एनर्जी आपको क्लियर होगी होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज मच ग्रेटर देन Al2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Al पॉजिटिव, क्लियर। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका है दैट इट वाज द आयनाइजेशन एनर्जी हमने कर लिया, एटॉमिक रेडियस भी हमने कर लिया। एटॉमिक रेडियस में मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेना है आउटर मोस्ट शेल से, कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट से या एटम से। क्यों? क्योंकि उसके केस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाएंगी, एंड आयन के केस में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है,
तो उनके बीच में क्या है कि एक दूसरे से रिपल्शन है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद हमने किया आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है ताकि वो क्या बन सके, एक आयन बन सके। जैसे मैंने आपको Na पॉजिटिव का Na का एग्जांपल दिया, 281 एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया आपको 3 स्टेप्स किए हमने। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कम एनर्जी लगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और ज्यादा एनर्जी लगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो और ज्यादा एनर्जी लगी। क्यों लगी वो एनर्जी? क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हो गया और वो हाफ फील्ड बन गया था। हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए तो वैसे ही वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।